फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि CTET में सिर्फ और सिर्फ 15 डेज आपके बचे हुए हैं, यानी कि सिर्फ 15 दिन। अब ये 15 दिन को आपको यूटिलाइज कैसे करना है और CTET में पास कैसे होना है, ये आपको हम बताने आए हैं कि आखिर CTET पास कैसे करोगे आप। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की है और आप कहो कि यहाँ पे ये स्ट्रेटजी देख के और आप पास हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसके लिए आई होप, मैं ये समझती हूँ कि आपने सिलेबस भी CTET का देख लिया है। CTET में जो आपको सिलेबस दिया गया था उसके अनुसार आपने तैयारी भी कर ली है। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि काफ़ी तैयारी करने के बाद भी कहीं ना कहीं मार्क खा जाते हैं CTET पास होने से, या फिर कुछ नंबर से रह गए जिसमें पास नहीं हो पाए भाई, 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया। तो आखिर हमें ऐसी क्या प्लानिंग करनी है इन 15 दिनों में कि आपको CTET यहाँ पे जो क्वालिफाइंग से बच्चे रह जाते हैं वो क्वालिफाई कर जाएं और जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं उनके और अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो यहाँ पे अगर आज जो हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमने भी अपना जब CTET दिया था जिस समय पे, तो यही प्लानिंग जो है वो बिल्कुल फॉलो की थी, तो यही हम आपके सामने भी रखने जा रहे हैं। देखिए, CTET का बेस क्या होता है? NCERT कंटेंट। अगर हम बात करें, NCERT से आता है पूरा का पूरा, यानी कि चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे अगर हम बात करें SST हो, चाहे आपका EVS हो, ये सब NCERT बेस है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि प्राइमरी है तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल का पूछा जाएगा भाई, जूनियर है तो जूनियर लेवल का पूछा जाएगा, बस इतना ही फर्क है। आएगी NCERT। सबसे बेस्ट पार्ट इसका होता है पेडागोजी, यानी कि शिक्षण, है ना। और पेडागोजी सिर्फ और सिर्फ आपको आती है किससे? प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, उतनी ही अच्छी आप पेडागोजी को सॉल्व कर लोगे। आपका मस्तिष्क, दिमाग वैसा ही चलने लगेगा पेडागोजी के अकॉर्डिंग। इसके लिए अगर हम बात करें कि सभी ने, मुझे लगता है कि चाहे NCF हो, चाहे NEP हो, चाहे RT एक्ट हो, ये सारी चीज़ें आपने कवर कर ली होंगी, जो कि हमारे एक तरीके से कहा जाता है कि हमें किस तरह से शिक्षा देनी है ना। शिक्षा देने का प्रारूप, एक तरीके से जो एक रूपरेखा तैयार की गई है, NCF 2005 हो, 22 हो, तो वहाँ जो हम पेडागोजी कहते हैं ना, इनमें यही तो फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि रटने पर बल नहीं देना है, NCF में बताया गया है। तो पूरी पेडागोजी जो है आपकी बाल केंद्रित है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बाल केंद्रित है, अगर कुछ भी शिक्षक केंद्रित होगा वो यहाँ पे मायने नहीं रखेगा। मतलब बच्चा कुछ भी कर रहा है, सर्वोपरि आपके लिए बच्चा है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद रटने पर बल नहीं देना है, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं देना है, बच्चों को वास्तविक चीजों से परिचय कराना है। बच्चे को हमेशा इस तरीके से देखना है कि बच्चे का ओवरऑल विकास हो, है ना, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल विकास हो, इस तरीके से देखना है। तो अब हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे? बच्चे के विकास की। यहाँ पे बात करेंगे बच्चे की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे बच्चों को। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने की बात होती है, क्या ये आपको जितनी ज़्यादा पेडागोजी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। अब आप सभी को पता है यहाँ पे भाई 150 मार्क्स का पेपर आना है, 150 ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और बहुत सिंपल होता है। ये 15 दिन आपको यूटिलाइज कैसे करने हैं, अब हम बताते हैं इनको। सबसे पहले तो एनालिसिस कर लीजिए यहाँ पे आप लोग प्रीवियस ईयर्स से, यानी कि ये जो 15 डेज हैं इनकी अगर हम बात करें तो
आप एक दिन यहाँ पे 2 प्रैक्टिस सेट लगाओ प्रीवियस ईयर, 2 PYQ लगाओ, है ना, 2 PYQ लगाओ, जितना भी आपने कंटेंट तैयार करा है उसके अनुसार 2 PYQ लगाइए। यहाँ पे दूसरे दिन भी यहाँ पर 2 PYQ लगाओ और यहाँ पे बिल्कुल टाइम के साथ लगाइए, टाइम के साथ लगाइए ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनसे जब आप 4 PYQs लगा लेंगे, 4 PYQ लगा लेंगे, इससे आपको ये पता चलेगा, लेकिन लेटेस्ट वाले है ना, जो 23-24 में आए हुए हैं, पुराने मत लगा देना, जो नए आए हुए हैं, और जो आपको टाइम मिलता है यहाँ पे 2.5 घंटा, उसी के ही अनुसार आपको टाइम लगाकर ही ये पूरे पेपर देने हैं। अब यहाँ पे इससे जो आपने एनालिसिस किया है ना, अब एनालिसिस कहो क्या, है ना, इसमें प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के शामिल है, ठीक है। यानी 2 PYQ किसके लगाएंगे आप, यहाँ पे प्राइमरी के और 2 जूनियर के, इसी हिसाब से। अब हम आगे बात करते हैं। अब आपने ये काम कर लिया, जब ये काम कर लिया, क्योंकि अब पेपर पास है, इतना तो आपको करना पड़ेगा एक दिन में। अब यहाँ पे जब एनालिसिस आप करेंगे, इस एनालिसिस से आप देखेंगे क्या, इस एनालिसिस से आप ये देखेंगे कि आप हिंदी में कितना स्कोर कर रहे हो, आप CDP में कितना स्कोर कर रहे हो, है ना, आप EVS में कितना स्कोर कर रहे हो, आप मैथ में कितना स्कोर कर रहे हो, है ना, या आप, अगर हम बात करें कि अगर आपने इंग्लिश ली होगी या फिर संस्कृत ली होगी, है ना, तो इसमें कितना स्कोर कर रहे हो भाई, यहाँ पे ये आप स्कोर देख लोगे। यही हाल है जूनियर का, यही हाल है जूनियर का, कि यहाँ पे हिंदी आप देख लोगे कि कितना स्कोर कर रहे हो, CDP देख लोगे कि कितना स्कोर कर रहे हो, और अगर हम बात करेंगे आपने जो भी लिया होगा इंग्लिश या संस्कृत, इसमें देख लोगे कितना स्कोर कर रहे हो। और अगर हम बात करेंगे मैथ्स एंड साइंस की या SST की, या SST की जो भी लिया हो, ये आता है 60 नंबर का, इसमें कितना स्कोर कर रहे हो। अब यहाँ से जो स्कोर मिलेगा, जैसे कि सपोज दैट हिंदी में आपने कितना कर लिया, यहाँ पे 30 में से आपने 28 नंबर का कर लिया, है ना, यहाँ पे 30 में से 25 नंबर का अगर कर लिया है, EVS में 30 में से 20 नंबर का कर लिया, लेकिन मैथ में आपने 30 में 15 का ही कर पाया भाई, इंग्लिश में 30 में 18 का कर लिया। अब यानी आपको समझ में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी मैथ वीक है, हम इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, या इंग्लिश संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ही इधर है। यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट में लग रहा है कि हम मात खा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, ये एनालिसिस करो कि आखिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, है ना, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन हम आखिर कर नहीं पा रहे हैं। अब क्या करो, उस टॉपिक को जाके उसको एक बार देख लो कि उस टॉपिक में आखिर है क्या, है ना, ताकि उसकी थोड़ी नॉलेज हो जाए आपको, है ना। अगर इंग्लिश है, संस्कृत है, EVS है, हिंदी है, CDP है, यही इसमें भी करना है। यानी कि आपने कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आप लगातार नहीं कर पा रहे हो। जब ये आपने देखा, जब ये 4 आप प्रीवियस ईयर लगाओगे, आपके किसके यहाँ पर, चाहे प्राइमरी हो जूनियर हो, दोनों के, अब इसमें आपको ये तो समझ आएगा कि आखिर ऐसा कौन सी टॉपिक है जिसका हम क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हैं। उस टॉपिक को देखो, फिर उन टॉपिक को देख के उनको क्या कर लो, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। अगर आप भूल जा रहे हो, देखो पढ़ा आपने सब होगा, भूल जा रहे हो तो उसको रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद यही करो कि यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर लगाओ,
फिर से यहाँ पे एनालिसिस करो कि किसमें मार्क्स कम है, फिर से वो टॉपिक पकड़ो जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसको और अच्छी तरीके से जान लो। एक बार टॉपिक आपको पढ़े ही हुए हैं। अगर हम बात करें हमारे चैनल पे, यहाँ पे हमने आपको हर चीज पढ़ाई ही है। इसके बाद एसएसटी की पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका जो भी टॉपिक है, आपने जिन भी बुक्स से पढ़ा हो या फिर किसी चैनल से पढ़ा, कहीं से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही पढ़ लो भाई, कहीं से पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। अब यहाँ पे अगर ये आप प्लानिंग लेके चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर भी हल होते जाएंगे और यहाँ पे धीरे धीरे आपका कंटेंट भी क्लियर होता जाएगा, जो कि आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में लगातार टॉपिक उठाए गए हैं उनसे। तो ये रहा। इसके बाद आपको जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि ये आपने देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा, जीन पियाजे हुए, वाइगोत्स्की हुए, कोहलबर्ग हुए, है ना, चोमास्की हुई, यहाँ से लगातार आपके क्वेश्चन पूछते हैं। एनसीएफ, एनईपी, आरटी, निपुण भारत मिशन, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब हमारे चैनल पे आपको कराया गया है, या फिर आपने जहाँ से भी पढ़ा हो पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज जरूर करके जाइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्या, यहाँ पे आपको जो प्लानिंग करनी है वो दिन में, आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने जैसे अभी तक अगर नहीं पढ़ा है, अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, जिन्हें पता ही नहीं होगा कि एनसीईआरटी बेस आएगा या क्या है क्या नहीं है, उनके लिए क्या है कि भाई अब भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे इसका जो बेस है वो एनसीईआरटी है, ईवीएस जो है फुल्ली एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की लगातार क्लासेस पढ़ी हुई हैं, चाहे आप यूट्यूब देख लीजिए या फिर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है ना, अब खुद से अगर पढ़ी हो तो चाहे ईवीएस हो, यहाँ पे उसमें जैसे कि घर है, पक्षी हैं, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं जो थीम्स बेस है ना, जो 6 थीम दी गई हैं उनसे लगातार क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी में, तो उनको जरूर देख लीजिए ईवीएस के थ्रू। और पेडागोजी यही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, काफी बच्चे कहते हैं कि मैम कंटेंट लेकर आइए, किसका, पेडागोजी का। भाई पेडागोजी जो है यहाँ पे आपको अपने दिमाग से करनी होती है और उसकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। बाकी हम बात करें तो आप टैग वर्ड्स देख लीजिए, हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स अगर आप देखेंगे जो ओवरऑल सीटेट के लिए होते हैं, जो टॉपिक वाइज टॉपिक दिए होते हैं, इनसे भी आपको बहुत मदद मिलेगी टैग वर्ड्स से। तो टैग वर्ड्स को देखो जो कि आपके पेडागोजी में काफी वर्क करते हैं। यहाँ पे अगर आपने टैग वर्ड्स पे अच्छे से एनालिसिस कर ली तो आपकी पेडागोजी जो है बहुत हद तक सही होने लगेगी, अगर आप टैग वर्ड्स को कैच करने में एक्सपर्ट हो गए तो। लेकिन अब आयोग भी क्वेश्चन काफी घुमा के देता है, तो उसके लिए बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, कि बच्चा क्वेश्चन समझ पाए। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे जो है क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते, होते बहुत सिंपल है लेकिन क्वेश्चन समझने में टाइम लग जाता है, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और इसीलिए आंसर गलत कर देते हो। और खासकर यहाँ पे आजकल क्वेश्चन ऐसा आता है कि पूरा क्वेश्चन लिखा होगा, एंड में लिखा होगा कौन सा सही नहीं है, लेकिन बच्चा सिर्फ सही देखता है, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में नहीं देखते ही नहीं है और जो सबसे पॉजिटिव होता है वो लगा है आंसर। तो इसका विशेष ध्यान देना है और ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप एग्जाम से पहले टाइम लगा के प्रॉपर प्रीवियस ईयर्स करोगे यहाँ पे और उस पर एनालिसिस करोगे, इसके साथ साथ जो कुछ टॉपिक है, जो मेन टॉपिक हैं उनको जरूर कवर करके जाइए जो हमने आपको बताए हैं। जैसे कि भाषा कौशल हुआ, लगातार क्वेश्चन पूछता है ना, यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी से इधर लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे टॉपिक आप उठाइए। नॉम चॉम्स्की लगातार क्वेश्चन वहां से आता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुभाषावाद है,
वहां से लगातार क्वेश्चन आएगा। समावेशी से लगातार क्वेश्चन आएगा। समावेशी शिक्षा है ना, जो शिक्षण विधियां यूज की जाती हैं उनको एक बार देख लीजिए, है ना। ये सारी चीजें जब आप देख के जाएंगे तो जरूर आपका बिल्कुल क्यों नहीं क्वालिफाई होगा। इतना अगर कर लिया, और लेटेस्ट वाले सारे प्रीवियस ईयर्स आपको लगाने ही हैं। एनालिसिस के बाद भी ऐसे जब आप एनालिसिस करोगे, टॉपिक देखते जाओगे और प्रीवियस ईयर लगाते जाओगे, उससे ये होगा आपके प्रीवियस ईयर भी लगा लोगे और एक बार कंटेंट भी आपको नजर में आता जाएगा। जो टॉपिक आपको समझ ना आ रहा हो वो लगा लो। आगे क्या होगा, जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जब नेक्स्ट डे प्रीवियस ईयर करोगे तो फिर उसमें वो आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते जाओ आगे। इसी तरीके से जब आगे वर्क करते जाओगे तो यहाँ पे अभी 15 दिन है, तब तक एक्सपर्ट हो जाओगे भाई। और सीटेट निकालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पेडागोजी आ जाती है 75 नंबर की, तो पेडागोजी में जो एक्सपर्ट हो जाएगा ना, तो कंटेंट क्या है यहाँ पे, हिंदी में अगर हम बात करें, इंग्लिश में हम बात करें और संस्कृत में हम बात करें, है ना, तो ये आपका पैराग्राफ ही दे देते हैं। और पैराग्राफ से अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं हिंदी, हिंदी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, इसके पैराग्राफ जो आते हैं, सिंपल सिंपल पैराग्राफ आते हैं, ये बच्चा यहाँ से क्वेश्चन कर ही लेता है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ से, अगर सपोज दैट यहाँ से कितने आ गए, 15 क्वेश्चन आते हैं गद्यांश पद्यांश मिला के, तो यहाँ से आपके 15 नहीं तो कम से कम 10 सही करोगे, 10 करोगे सही तो 10 नंबर तो मिले। तो यहाँ से 10 तो बच्चा कर ही ले जाएगा 15 में। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। इसके लिए आपको जैसा हमने बताया है उस तरीके से ही वर्क कीजिए। बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।